नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में लेंगी भाग। 2 दिवसीय ये संवाद कार्यक्रम सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय वस्तु पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर भी जाएंगी। वो ओडिशा के भुवनेश्वर में नए कलिंग अतिथि निवास का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी और इसके 19वें राष्ट्रीय समारोह को संबोधित भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। पीएम स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण करेंगे, जो उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की जयंती है। इस अवसर पर संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का उनका प्रयास सराहनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन के साथ तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बातचीत की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और इसके साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड और वेस्ट वंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ शुरू। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 4 बड़े फैसले लिए, जिसके तहत रेयर अर्थ मटेरियल पर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण स्कीम को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी विसंगति सामने आई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल ही नहीं खा रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आज समापन हो जाएगा। ये 14 दिवसीय आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के पवेलियन और 60 से ज्यादा मंत्रालय शामिल हुए। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया। केवल बुधवार को ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, स्थानीय लोगों और परिवार के सहयोग ने इन कैडरों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडरों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था।
माओवादियों का बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति योजना का नतीजा है, जिससे प्रेरित होकर माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी बीजापुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एसआईआर पर दिए बयान को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है और कहा कि कई बार वो ऐसे बयान देती हैं, वो ऐसा अपने बचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए करती हैं। इस साल काशी तमिल संगमम की शुरुआत 29 नवंबर से होगी और ये 12 दिसंबर तक चलेगा। कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयम्बटूर से बनारस के बीच 7 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वापसी यात्रा 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगी। महाराष्ट्र में चल रहे एसआईआर के दौरान पता चला है कि मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी कि 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। मुंबई में आंकड़ों से ये भी पता चला है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर अब 3 दिसंबर कर दी है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। देहरादून के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हाथी सफारी की बहाली से पार्क की पर्यटन गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। जून 2024 में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई थी, जिसके बाद विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर अब इसे लागू किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोली ने बताया कि ढिकाला में 2 हाथियों से सफारी कराई जाएगी। हाथी सफारी को दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में हजारों पर्यटक को इसका लाभ मिल सके। 26/11 आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर एनएसजी ने भारत के प्रतिष्ठित गेटवे पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर पाकिस्तान ने अनर्गल टिप्पणी की है। अब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान पर अपने देश के अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और बुरे बर्ताव का दागदार रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के आपत्तिजनक रवैये पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस पर चीन सरकार के सामने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 4 नई श्रम संहिताओं का देश भर में स्वागत हो रहा है। फतेहपुर के उद्यमियों ने भी इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार का ये कदम श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अशोक विहार में झुग्गी स्वाभिमान सभा में हिस्सा लिया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रियों और विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज धूप और हवा की गति बढ़ने से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 पर आ गया, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली है। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटने के बाद दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब आगे से सभी व्यवस्थाएं ग्रैप 2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी।
उज्जैन में बुधवार शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आकाशवाणी केंद्र उज्जैन से प्रसारण और मालवी बोली में समाचार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मौजूद रहे। सीएम ने प्रथम प्रसारण में जय श्री महाकाल कहकर श्रोताओं को संबोधित किया और आजादी के बाद से लंबित उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के पूर्ण होने पर शहरवासियों को बधाई दी। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने आज पंजाब में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश हो सकती है। गोवा में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन मास्टर क्लास और स्टार इंटरैक्शन से भरपूर रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट सिनेमा पर विशेष मास्टर क्लास में रीमा बोरा, महर्षि तुहिन कश्यप, हाओबाम पावम कुमार अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 75वें संविधान दिवस के अवसर पर ओडिशा में समुद्र किनारे 6 फुट की रेत की मूर्ति बनाई। जम्मू कश्मीर में रियासी के किसानों ने मशरूम क्रांति से बदली जिंदगी। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम सहायता से रोजाना 5 से 6 हजार रुपए कमा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर संभाग के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और संविधान दिवस मनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5000 टीसीडी सल्फर मुक्त चीनी मिल का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। तो भारत में खरीफ फसलों के उत्पादन में इस साल रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिलेगी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन 3.87 मिलियन टन बढ़कर 173.33 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ फसलों के प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस सीजन में चावल और मक्का के उत्पादन में मजबूत बढ़त देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2781 करोड़ रुपए के मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 के तहत 9857.85 करोड़ रुपए के खर्च के साथ लाइन 4 और लाइन 4
ए, जो कि नल स्टॉप वारजे मणिक बाग को मंजूरी दी है। भारत अब मेट्रो कोच के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच निर्यात के ऑर्डर भी मिले हैं। अब एक के बाद एक नए क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में देश के शीर्ष 6 शहरों में ऑफिस स्पेस की मांग बढ़कर 69 से 70 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गई है। भारत की एलपीजी खपत बीते 8 वर्षों में 44% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 31.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 17 में 21.6 MMT थी। कोयला मंत्रालय ने कहा कि उसने झारखंड और ओडिशा में 3 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की संभावना है। भारत में मॉल ऑपरेटर्स को वित्त वर्ष 26 में 12 से 14% का हेल्दी राजस्व वृद्धि प्राप्त करने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है। भारतीय कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन, अच्छी त्योहारी मांग और बदलते व्यापक आर्थिक माहौल के कारण भारत के कॉर्पोरेट्स की आय में आने वाले समय में बड़ा उछाल देखा जा सकता है, जिससे निफ्टी अगले 12 महीनों में 29,000 के स्तर को छू सकता है। डेटा सेंटर के लिए 2025 में बिजली की मांग में वैश्विक स्तर पर 16% का उछाल आने का है अनुमान। वहीं मांग को लेकर 2030 तक दोगुनी वृद्धि देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। भारत में ग्रीन अर्थव्यवस्था के विकास की काफी संभावनाएं हैं। अगले 2 दशक के दौरान इस अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। भारत में लगातार स्टील स्क्रैप की मांग बढ़ रही है। इसका इस्तेमाल ग्रीन इस्पात योजनाओं के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में हो रहा है। इस्पात उद्योग का कहना है कि भारत में सालाना लगभग 420 लाख टन स्क्रैप की खपत होती है और मांग में साल दर साल 6% से अधिक की वृद्धि हो रही है। आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सिद्धि 2.0 लॉन्च किया। सिद्धि 2.0 औषधि विकास, स्वास्थ्य देखभाल और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार साक्ष्य आधारित आयुर्वेदिक उत्पाद विकास में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्योग अनुसंधान इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। भारत और स्लोवेनिया ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए नए तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार वार्ता 3T के अंतर्गत द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित रही जहां दोनों देश संयुक्त पहलों का विस्तार कर सकते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम ने वैश्विक बाजारों में विस्तार करने के लिए $250 मिलियन का फंड लॉन्च किया है। IGF के चेयरमैन मनोज लाडबा के मुताबिक ये पहल भारत UAE सहयोग के नए युग की शुरुआत है। UAE में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक भरोसा, आर्थिक पूरकता इस साझेदारी को भविष्य में और भी मजबूत बनाएगी। UAE में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम, बायोटेक, क्लीन एनर्जी और MSME सहयोग को प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। भारत के डिजिटल परिवर्तन और नवाचार से मिलकर नए आर्थिक अवसरों पर भी इसमें चर्चा की गई। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली लग गई, जिनकी हालत गंभीर है। पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड सदस्यों की गोली मारकर हत्या के बाद वहां 500 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने के लिए कहा है। हांगकांग के एक आवासीय अपार्टमेंट परिसर में आग लग गई, जिससे कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 लोग लापता हैं। पेरू की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विस्कार्रा को पदभार ग्रहण करने से कई साल पहले रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए 14 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के लिए जेल भेजे गए पूर्व नेताओं की सूची में उनका नाम भी जुड़ गया है।
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया की सड़कों पर सरकार के प्रस्तावित 2026 बजट का विरोध करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को अगले वर्ष फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका ने पिछले सप्ताह जोहान्सबर्ग में नेताओं के शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। थाईलैंड में बचावकर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में बारिश से अस्पतालों में पानी भर गया और हजारों लोग फंस गए। लिथुआनिया के पॉलिश एयरलाइंस कंपनी का एक यात्री विमान वार्सो से लिथुआनिया के विल्नियस हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद टैक्सीवे से उतर गया, जिससे सारा यातायात रुक गया। दक्षिण कोरिया ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अपना अब तक का बड़ा सैटेलाइट नूरी रॉकेट से लॉन्च किया। इजरायली सुरक्षा बलों ने बुधवार को वेस्ट बैंक के टुबास शहर में मोर्चा संभाल लिया और कुछ फिलिस्तीनी लोगों को घरों से बाहर निकलने के आदेश दिए। सेना के अधिकारियों के समूह ने कहा कि उन्होंने तख्ता पलट की आशंका वाले गिनी बिसाऊ में बुधवार को सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये कदम राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की घोषणा से एक दिन पहले उठाया गया है। यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आयु उपयुक्त ऑनलाइन जुड़ाव सुनिश्चित करने और अत्याधुनिक संपर्क से किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित करने का आह्वान किया गया है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिल गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने बुधवार को औपचारिक मंजूरी दी। अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बाद ये पहली बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 277 खिलाड़ी पहली बार होने वाली इस मेगा नीलामी का हिस्सा होंगी। भारत के विश्व कप विजेता स्टार दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी को WPL की पहली मेगा नीलामी में बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 20 पदकों के साथ भारत रहा छठे स्थान पर। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंडमास्टर जावोखिमिर सिंदारोव ने फिडे शतरंज विश्व कप अपने नाम कर लिया है। सिंदारोव ने फाइनल में चीन के वेई यी को हराकर इतिहास रचा। वेई यी ने सफेद मोहरों के साथ एक और आसान ड्रॉ खेला, लेकिन सिंदारोव ने दूसरे गेम में सफेद मोहरों से जीत दर्ज की। इसी के साथ 19 वर्षीय सिंदारोव विश्व कप इतिहास के सबसे कम उम्र के चैंपियन भी बन गए हैं। रोमानिया में आयोजित विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने 2 पदक जीतने में सफलता पाई। अंडर 19 में भारतीय लड़कों ने रजत पदक हासिल किया। अंडर 15 लड़कियों की टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। लड़कियों की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम ने सदस्यों से महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया सम्मानित। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 टूर्नामेंट में आज भारत के दाम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणॉय दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। श्रीकांत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पहले दौर में कविंथंगम को शिकस्त दी। 2023 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एच एस प्रणॉय ने पहले दौर में शाश्वत दलाल को पराजित किया। अब उनका सामना हमवतन मनराज सिंह से होगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल में इंग्लिश क्लब लिवरपूल को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। PSV आइंडहोवन ने लिवरपूल को 4-1 से हराने में सफलता पाई। चैंपियंस लीग के एक अन्य मैच में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने रोमांचक मुकाबले में ओलंपियाकोस को 4-3 से हराने में सफलता पाई। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए चैंपियंस लीग में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को 3-1 से हराने में सफलता पाई। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।